हेलो फ्रेंड्स, क्रिकी शैडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको रोमांचक, डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक डरावनी और सच्ची कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। मदन उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में आ तो गए हैं लेकिन हम यहाँ किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम मैं कर लूंगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। और मदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफीक है और मैं पास के ही बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक कि आपको कोई और घर ना मिले। और वह शोभा को एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी, एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया घर का, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रफीक शोभा की तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चल के रहते हैं ना। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन ने झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाएं, क्योंकि बस वही रफीक की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफीक के गुणगान गाते हुए नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ पर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वही नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कहीं और चल के रहते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज सुनी, तभी मैं दौड़कर इस तरफ आया। रफीक ने बोला। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया।
रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी की पुकार। शोभा, तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, अपने गहने भी ले आना। शोभा अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना थी। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आता हूँ, ठीक है? जब तक मैं ना आ जाऊं यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पे नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफीक को जानते हैं, उसी के घर में रहते थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा, जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वह किसी का घर है? ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के मानो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या सबने अपनी घर की छतों पर देखा? फिर सबने अपने घर की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी, जिस घर की छत पर शोभा बैठी थी उस छत पर चढ़ने का कहीं भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही सीढ़ियां थीं और ना ही कोई और रास्ता। फिर शोभा वहां पर गई तो गई कैसे?